क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। You can also participate in Jazz Fan Pulse on Tamasha app to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. मुकाबला कुछ वन साइडेड सा रहा, फीका फीका सा रहा। पाकिस्तान की बैटिंग का कुछ खास मजा नहीं आया, बॉलिंग तो लाजवाब थी, मगर वो जो फायरवर्क्स और एक जो एक्साइटमेंट आप एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के साथ, खासतौर पे जब एक नरम गरम सा रन टोटल चेस कर रहे हो, वो दिखने में नहीं आया। पिच थोड़ी सी 19-20 तो थी, हल्की फुल्की, और नया बॉल जो है यहाँ पे सीम भी हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना टैलेंट है, थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव ये रन चेज होना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि क्योंकि मुल्तान के मैच के बाद अब बारी आई है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, और कंडीशंस बड़ी मुख्तलिफ है। मुल्तान ड्राई था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटिंग कंडीशंस थी, यहाँ थोड़ा इवनिंग में गेंद सीम करता है, और बांग्लादेश के पास क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने मुश्किल कर रखी टॉप ऑर्डर के लिए। तो इसकी ये वजह हो सकती है, बट अप्रोच एटीट्यूड की भी बात आती है। और पाकिस्तान को मैं पहले भी कहता हूँ, और मैंने कई बात भी ये की है कि बहुत अच्छी बात है, आप नंबर 1 टीम है दुनिया की ओडीआई में, मगर बेस्ट नंबर 1 टीम बनना है आपको। और बेस्ट से क्या मुराद है कि आपका जो जीतने का अंदाज है वो सबसे शानदार होना चाहिए। आप लंबे अरसे तक ओडीआई के नंबर 1 रैंक टीम रहे, और सब जो है वो आपको देखें कि हाँ, ये है नंबर 1 रैंक टीम, किसी वजह से है, ये टाइटल्स जीतती है, ये कंसिस्टेंटली अच्छा खेलती है, टफ सिचुएशंस में ये हार नहीं मानती है, और क्रंच मोमेंट्स में ये मैच लेके निकल जाती है। सो ये आज का जो मैच था, ये बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से धाक बनाने वाला था। और यानी कि अभी भी खैर 10-12 ओवर पहले खत्म कर दिया, मगर मैं समझता हूं कि बैट्समैन जनरली थोड़े से रस्टी दिखे। कामिल अली आगा, हालांकि वो नॉट आउट रहे, कोई बात करनी तो नहीं चाहिए उनके मुतालिक, मगर देखिए उनके मसला है कुछ। एक तो मसला है बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत बेहतर होनी है। वो हर वक्त ग्लव्स ऐसे करते हैं, फिर अपने बॉडी को झटका देते हैं, फिर जब गेंद उनके बल्ले में 19-20 नहीं होता तो वो विकेट का इशारा करते हैं और अपने पार्टनर को बताते हैं कि ये इस तरह से उछल गया या इस तरह से नीचे रह गया, जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं खेला। फिर उनकी जो शॉट मेकिंग है वो है, या वो स्वीप करते हैं या वो रिवर्स स्वीप करते हैं, सीधी हिट जो है बड़े कम लगाते हुए देखा है उनको। और आज मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो नॉट आउट आना चाह रहे थे, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो गया था 1-2 फेलियर्स के बाद। मिडिल ऑर्डर में अगर आप हेजिटेंट रहेंगे और प्रेशर फील करेंगे 1-2 फेलियर्स का, तो फिर आपका रिदम चला जाता है, और फिर आप एक नई सिचुएशन से अपने आप को खेल लेते हैं, जो कि मेंटल एक तरह से सिचुएशन आप बना लेते हैं, टेक्निकल नहीं बल्कि मेंटल। सो इससे निकलना इनको, अभी यंग हैं, अभी इनके तो यहाँ पे वेट ही नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस तो कम ही हैं, सब खुल के जाके खेलें। स्पेशली ऐसे मौके के ऊपर बॉटल अप नहीं होते हैं जब 10-15 रन रह जाते हैं। ऐसे मौके के ऊपर 2 छक्के लगा के सबको बताते हैं कि कितना ह्यूज टैलेंट है और आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होने वाली है। फखर जमान इसी तरह से उनको प्रॉब्लम्स हैं, और उनको टेक्निकल इश्यूज हैं। उनके बल्ला एक खास एंगल पे आता है, इन स्विंग के ऊपर प्रॉब्लम है, आउट स्विंग के ऊपर प्रॉब्लम है, उनकी बैट ग्रिप में प्रॉब्लम है, उनको चांसेस मुतवातिर मिल रहे हैं। सो लोग कई दफा सोचते हैं कि एक को बहुत लंबा आप एक रूट देते हैं और दूसरे के ऊपर फौरन ही छुरी चला देते हैं। मानता हूं कि कप्तान को कॉन्फिडेंस होगा, मानता हूं कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं फखर जमान, मगर जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है, मुझे नहीं लगता कि उनको और कोई मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये ठीक नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। आपके पास रिजर्व में प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अब कौन है? अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक भी एक नॉर्मल रूटीन के ओपनर है, जैसे इमामुल हक खेलते हैं। इमामुल हक के तो बहुत फर्क पड़ा है उनकी बैटिंग में, बड़ी शॉट्स भी लगाते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हुआ है। मैं चाहूंगा कि मोहम्मद हारिस को मौका मिलना चाहिए अगले 1 या 2 मैचेस में, क्योंकि वो जो है ना, एकदम से जोल्ट जो करते हैं ना ऑपोजिशन को और हिला देते हैं, वो आपको इस तरह का भी एक बल्लेबाज के साथ चांस लेना चाहिए। और अगर हारिस को मौका मिले तो थोड़ी सी उनको और ज्यादा बैटिंग अवेयरनेस के साथ जो है ना अपनी इनिंग्स को बनाना है, क्योंकि टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। कई दफा अपने टैलेंट के साथ वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। बाबर आजम का थोड़ा सा गेंद नीचे रहा, मगर वो भी थोड़े से स्क्रैची लगे बाबर आजम, और उसकी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि रेगुलर बैटिंग नहीं आती रही है इस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की वजह से, जिससे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि थोड़े से वो कॉशियस हैं, और जो नेट रन रेट का उनको एडवांटेज मिलना चाहिए था,
जल्दी से ये टोटल को चेस करने से वो उस तरह से नहीं उठाया। आगे चल के देखें ये इनको बाइट करती है, ये इस तरह का रन चेज या कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बॉलिंग लाजवाब थी और इस दफा जो लीडर ऑफ द पैक थे वो हारिस रऊफ थे। देखिए हारिस रऊफ जो थे वो रन्स दे रहे थे और एक तरह से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि विकेटें तो लेते हैं मगर कंट्रोल कभी चला जाता है, जिससे कि सिचुएशन खाम खा से मुश्किल और ऑकवर्ड बन जाती है पाकिस्तान के लिए। सो सब चीजें उन्होंने ठीक की, हालांकि गर्मी थी, डे टाइम पे बॉलिंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, मगर हिला के रख दिया उन्होंने। उनके 150 की स्पीड पे उन्होंने एक बॉल किया। जब 150 की स्पीड पे आप बॉल करते हैं तो बैट्समैन वैसे ही बैकफुट पे चले जाते हैं, इस खौफ से कि स्पीड का अगर बाउंसर आया तो क्या होगा। और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी लेंथ को कंट्रोल किया और जब विकेटें लेते हैं और जब वो माइजरली होते हैं, जब रन्स नहीं देते हैं, तो फिर वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाते हैं और बहुत ही आला उन्होंने बॉलिंग की। इसी तरह से नसीम शाह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था वो किया। अच्छी बात यह है कि पूरा फ्लैट आउट नहीं जाना पड़ा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को और सबको कोटा 10 ओवर्स का कंप्लीट नहीं करना पड़ा और इस तरह से आपको रेस्ट भी जरूरी होता है क्योंकि टफ बॉलिंग कंडीशंस थी इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून। सो ये तो खाने सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक किए हैं। बैटिंग में जैसे मैंने कहा कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी मगर जीत है। देखिए जीत से बड़ा फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और जो हल्की फुल्की परफॉर्मेंस होती है, एक आधा जो फेलियर होता है वो कवर भी हो जाता है। अब देखना ये है कि यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया था फहीम अशरफ को, जो कि बुरी प्लॉय नहीं है। खासतौर पे जब आप भारत से खेलें तो आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि स्पिन की बहुत धुनाई करते हैं, क्वालिटी बल्लेबाज हैं भारत के स्पिन के अगेंस्ट। तो ये अब आगे चल के देखना है कि कोलंबो में कंडीशंस कैसी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी और वहां पे एक एक्स्ट्रा सीमर जो है पाकिस्तान की तरफ अगर खिलाया जाता है तो ये बुरी सिलेक्शन नहीं होगी। चले तो अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच का खिताब ले उड़े हैं हारिस रऊफ मेरी किताब में, इसलिए कि जब आपका स्पेयर हेड इतनी तेज बॉलिंग करे और फिर 4 विकेटें भी ले और फिर रन्स भी ना दे तो इससे कंप्लीट परफॉर्मेंस बहुत देर के बाद हमने हारिस रऊफ से देखी है। हर शोबे में आउटस्टैंडिंग इन्होंने बॉलिंग की, गेंद को हिलाया भी, लेंग्स भी वेरी की, शॉर्ट बॉल का भी इस्तेमाल था, मगर जो तड़का लगाया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस वो स्पीड का था। सो इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें क्योंकि अगले मुकाबले बड़े क्रंच आने वाले हैं और टफर ऑपोजिशंस आएंगी, मुख्तलिफ कंडीशंस होंगी। फिट रहें और अगर यही स्पेलर बॉलिंग करते रहे तो पाकिस्तान फिर एशिया कप जीत सकता है क्योंकि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो दुनिया की इस वक्त मिसाली फास्ट बॉलिंग है और इसके बलबूते के ऊपर ही जो रन चेजेस हैं वो हमें कम करने को मिलते हैं, इसके बलबूते पे ही हमें हेडलाइंस मिलती हैं। सो फिटनेस भी इन्होंने रखनी है हमारे फास्ट बॉलर्स ने और हारिस रऊफ अगर इस तरह से चमकते रहे तो फिर एशिया कप पाकिस्तान के हाथ में आ सकता है।